हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है उसमें टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीट में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी है, 12th क्लास का जेनेटिक्स, 12th क्लास के लगभग चैप्टर जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है। जेनेटिक्स अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आपको 12th क्लास की बायोलॉजी समझ में आने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और इस टॉपिक को समझने के बाद में 12th क्लास की जेनेटिक्स आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगी। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर और 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर होता है, वो पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगी। इसके बाद में ये टॉपिक फिर से रिवाइज होता है हमारे नीट के सिलेबस में, और फिर आता है 12th क्लास की केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इस टॉपिक में आज के बाद में आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत होता तो उसकी गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ध्यान से आप मेरी बात को एक एक करके सुनते जाना। पहली बात, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट मोलिक्यूल है जो कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए उसे अपन न्यूक्लियस में मिलने वाला एसिड बोल देते हैं। तो डीएनए और आरएनए के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए का नाम आपने पूरी तरीके से पढ़ रखा होगा। डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते हैं, आरएनए की फुल फॉर्म आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड में क्या फर्क है, ये पूरा टॉपिक क्लियरिटी के साथ में पढ़ोगे तो ये भी समझ में आ जाएगी बातें। अब देखना, डीएनए की मैं यहाँ पे फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप। डीएनए की फोटो जो बेटा मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इस फोटो में आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलने वाली है। ये मैंने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखना। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर मैंने बनाया है तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं दिख रहा, जैसे एक पोल होता है और उस पोल के सराउंडिंग में ऐसे एक सीढ़ी घूम के रहती है, स्टेयर्स जो होती है। पोल के सराउंडिंग में ऐसी सीढ़ी नहीं होती, ऐसे सीढ़ी घूम के ऐसे घूम के फिर ऐसे घूम जाती है। उस सीढ़ी को आप अगर आप दिमाग में विजुअलाइज करोगे तो डीएनए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं ये जो एक मैंने चेन बनाई है, एक मैंने साथ में एक पैरेलल और चेन बनाई है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं जो आपको अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखना, मैंने यहाँ पे लिखा 5 डेज, लेकिन लास्ट तक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 डेज। ये 5 डेज जहां से शुरू होता है और जहां पे इसकी एंडिंग होती है, इसके पास में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3 डेज, 5 का उल्टा 3 डेज और 3 के सामने जहां पे खत्म होता है उधर लिखता हूं मैं 5 डेज। तो ये एक दो चेन है जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल जा रही है, और एंटी पैरेलल जाके और बीच में जो मैंने रेड कलर से जो लाइन बनाई है, इस रेड कलर की लाइन को मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूं। इस रेड कलर की लाइन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हम शॉर्ट में इसको एच बॉन्ड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेयर्स होती है जो एक पोल के ऐसे घूम के होती है, उसके जहां पे हमारे पैर रखे जाते हैं उन जगह को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं बोलता हूं डीएनए किससे बना हुआ है, तो मैंने जब इस डीएनए को बहुत करीब से देखा तो यहां पे मुझे बहुत सारे पॉइंट दिखे। ये जो पॉइंट बेटा मेरे को दिख रहे हैं, इस पॉइंट को अगर मैं समझ लेता हूं तो मुझे पूरा डीएनए समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट को ही पकड़ के आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। देखो, ये पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, और इस पॉइंट का ही रिपीटेशन है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि एक सिंगल यूनिट है और वो बार बार रिपीट हो रही है। सिंगल यूनिट के लिए बेटा हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे अपन बोलते हैं मोनोमर। जैसे मैं आप एक सिंपल सी बात बता दूं आपको कि जैसे कोई भी यूनिट है, इस यूनिट के लिए मैं एक वर्ड यूज कर देता हूं। यूनिट के लिए बेटा वर्ड में लिख रहा हूं मर। क्या लिख रहा हूं? मर। अगर ये यूनिट फिर से आती है, फिर से मरती है तो फिर से मर, फिर से आती है तो फिर से मर, फिर से मर, ऐसे मर 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 बहुत बार मरती है, तो मैं इसके लिए एक वर्ड यूज कर। देखो, सिंगल यूनिट के लिए मैंने क्या बोला, मर। अगर एक ही यूनिट है तो बोल दिया मैंने मोनोमर। क्या बोला बेटा मैंने? मोनोमर। मोनो यानी एक, मर यानी यूनिट। सिंगल यूनिट है तो मोनोमर। अगर ये यूनिट बार बार बेटा रिपीट होती है, बॉन्ड बनता चला जाता है, तो मैं इसको बोलने जा रहा हूं मोनोमर यूनिट के रिपीटेशन वाली इस पूरी चेन को बोल रहा हूं पॉलीमर। अब ये डीएनए किसका पॉलीमर है, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में ही समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनते जाना। अब देखो बेटा,
ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आज जूम करते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं जूम करके लिखता हूं, मैंने लिखा बेटा मैं इसको कर रहा हूं जूम। अगर मैं इसको जूम करता हूं तो मुझे यहां पे इस पॉइंट में टॉपिक दिखते हैं। क्या 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 मेन मेन टॉपिक दिखते हैं? एक मेरे को दिखता है इसमें शुगर। क्या दिखता है बेटा मेरे को? शुगर। अब ये शुगर कौन सी, इसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा, मैंने जब इस पॉइंट को फिर से जूम किया तो मुझे यहां पे फिर से दिखा एक फॉस्फेट ग्रुप। क्या दिखा बेटा मेरे को? फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप फास्फोरिक एसिड से आता है, उसको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद में लास्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है बेटा नाइट्रोजीनस बेस। ये 3 पॉइंट है, ये 3 टॉपिक है। इस पॉइंट को जूम करने के बाद में मुझे दिखे। क्यों ना मैं इस एक एक टॉपिक को समझ लेता हूं और फिर इस सभी टॉपिक को कंबाइंड करके और हम एक यूनिट बोल देंगे, उस यूनिट का एक नाम रख देंगे और उस यूनिट को बार बार रिपीट करके उस यूनिट को हम उसका पॉलीमर बोल देंगे और उस पॉलीमर का नाम ही न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो पहला टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूं और उसका नाम है शुगर। नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान से देखना आप। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा पहला टॉपिक शुगर। अब शुगर है कौन सी है? तो शुगर का बेटा यहां पे नाम है, मैं पहले लिख रहा हूं ये शुगर है। कौन सी शुगर है? ये है पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज क्या लिख दिया सर आपने? ये पेंटोज शुगर बेटा क्या होती है? जैसे सबसे जनरल शुगर हम जानते हैं, ये शुगर हम सारे बच्चे जानते हैं, C6H12O6। इस शुगर का नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज में बेटा कितने कार्बन होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन होते हैं 6, इसलिए इस शुगर को हम हेक्सोज शुगर बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं बेटा इसको अपन? हेक्सोज शुगर। ये हेक्सोज शुगर होती है। जिस शुगर में 6 कार्बन वो हेक्सोज शुगर, जिस शुगर में 5 कार्बन वो पेंटोज शुगर, और जिस शुगर में 4 कार्बन वो टेट्रोज शुगर, और जिस शुगर में 7 कार्बन होता है उसका नाम सेप्टोज स्यूडो हेप्टिलोज शुगर होता है। वो हम जब शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर यानी सिंपल सी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए बेटा, उसमें 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे उसमें? 5 कार्बन होंगे। अब मैं 5 कार्बन की शुगर बनाना सिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर का पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं बेटा। पेंटोज शुगर का नाम यहाँ पे है, पेंटोज शुगर का नाम है यहाँ पे राइबोज शुगर। क्या नाम है? राइबोज। तो पेंटोज का नाम राइबोज है। और ये राइबोज कैसे दिखता है इसकी फोटो बनाएंगे। सबसे पहले इसकी फोटो समझते हैं, बहुत सिंपल फोटो, ध्यान से देखना। मैं एक चेन बना रहा हूं, ध्यान से। एक बार क्या हुआ, एक बार बेटा एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के हाथ पैर फैल रहे थे। ये अपने हाथ पैरों को फैला रहा है। हाथ पैरों को फैलाया तो मैंने क्या किया कि बहुत पंख फैला रहा है भाई, इसके दोनों पंखों को मैंने पकड़ा, दोनों पंखों को पकड़ के, और मैंने दोनों पंखों को बेटा बांध दिया। क्या किया मैंने क्या किया बेटा? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक ऑक्सीजन को देखा। एक ऑक्सीजन क्या कर रहा था? अपने पंख फैला रहा था। मैंने दोनों पंखों को पकड़ा, दोनों पंखों को पकड़ के बेटा क्या किया? मैंने बांध दिया। ये एक चेन बन गई है, ये एक सर्कल बन गया है, एक रिंग बन गई है। इस रिंग में यहां पे कॉर्नर्स तुम्हें दिख रहे होंगे, ये कॉर्नर है। इस कॉर्नर के अलावा एक इसके बीच में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाली एक रिंग है। इस रिंग का बेटा तुम्हें नाम याद रखना है। इस रिंग को हम बोलेंगे फ्यूरान रिंग। क्या बोलेंगे? फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग जब भी हम बनाएंगे तो आपके दिमाग में ऐसी फोटो आ जानी चाहिए। अब इस रिंग का हर एक कॉर्नर है वो बेटा कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो इस रिंग में कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि शुगर में तो 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन कैसे लगाएंगे? उससे पहले एक सिंपल सी बात जो बहुत सारे बच्चों को पता होगी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? बताओ मुझे, बताओ बेटा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? बताओ मुझे, बताओ बेटा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? मुझे बताओ। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? और मुझे बताओ फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? अगर इन 5 लोगों की वैलेंसी आपको पता है तो पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड आपके दिमाग में सेट कर दूंगा मैं, गारंटी है। कार्बन की वैलेंसी बेटा होती है 4, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। नाइट्रोजन बेटा जनरली बॉन्ड बनाएगा 3 वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन बेटा बॉन्ड बनाएगा 2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की 1, और फास्फोरस के केस में याद रखना है ये 5 बॉन्ड बनाएगा। ये पांचों की पांचों वैलेंसी आपको पता रखनी है। अगर ये पता है तो ये रिंग बनाना, वो नाइट्रोजनस बेस बनाना, वो शुगर बनाना, वो फॉस्फेट ग्रुप बनाना सब आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई?
आई तो बेटा हम आगे चलते हैं, यहां से मैं इस पार्ट को तो हटा दे रहा हूं, यह बात तो आपको याद रख लेनी है। इसके बाद में मैं इस चेन को कंप्लीट करता हूं या फिर इस शुगर को बनाता हूं कंप्लीटली। मैंने अभी बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, तो मैंने क्या किया, कार्बन की वैलेंसी ऐसे पूरी कर दी, ऐसे मैंने कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी। देखो ऐसे मैं कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहा हूं। ये देखो ये कार्बन था, इसके कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4, इसके भी 4, इसको मैं इनको नंबर दे रहा हूं 1 2 3 4 और यहां पे बेटा मैं रख रहा हूं 5 नंबर कार्बन। तो ये यहां पे मैंने रख दिया 5 नंबर कार्बन। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अब देखो, अब मैं बोलता हूं बेटा कार्बन की वैलेंसी तो पूरी मैंने कर दी, मैं 5 नंबर कार्बन यहां पे लिख रहा हूं। अब 5 नंबर कार्बन के साथ में मैं उसकी वैलेंसी भी लिख रहा हूं, CH2OH। अब मैं यहां पे लिख के दिखा दूं, बहुत सिंपल बात है, CH2OH मैंने लिखा, ऐसे मैंने लिख दिया इसको। इसकी एक वैलेंसी जो यहां पे ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये भी इसी की तो वैलेंसी है, तो एक बॉन्ड तो ये रहा जो नीचे बना हुआ, 2 हाइड्रोजन लगे हुए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, एक O और एक H, ऐसे लिखा हुआ था, CH2OH लिखा हुआ जो मैंने यहां पे चिपका दिया। ये कार्बन नंबर कितना बेटा, 5 नंबर, 5 नंबर कार्बन और इस रिंग में है, इसलिए ये पेंटोज शुगर है। अब देखो मैं अब सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो सारी बातें समझ में भी आ जाएगी। देखो 4 नंबर कार्बन को बेटा आप देखोगे तो उसके ऊपर जो कार्बन है वहां पे OH लगा हुआ है। 4 नंबर कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ बेटा, OH। तो 4 नंबर कार्बन के नीचे क्या लगा दूं मैं, ऊपर OH तो नीचे बेटा मैं लगाऊंगा H, ये मैंने लगा दिया H। यहां पे क्या लगा बेटा मैंने H, ये मैंने H लगा दिया, ऊपर OH नीचे H। अब एक ध्यान से एक बात सुनना, ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन, इस सीधी लाइन में मुझे हर एक जगह बेटा इस सीधी लाइन में H लगा देना, H H H। मैंने क्या लगाया बेटा H H H, इस पूरी लाइन में मैंने क्या चिपका दिया H H। समझ में आई बात मैंने कैसे लगाया? उसके बाद में जो भी खाली जगह बेटा बच गई वहां पे क्या लगा दो आप OH OH OH। ये आपकी शुगर जो बनके तैयार हुई है, उस शुगर का नाम क्या है, राइबोज शुगर, जिसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। क्या बात समझ में आई? चलो दोबारा से समझते हैं। इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से तुरंत बनाता हूं, मुझे बनाना आ गया है। कैसे? एक ऑक्सीजन था, वो अपने पंख फैला रहा था, उसके पंखों को मैंने पकड़ा और पंखों को पकड़ के बेटा मैंने क्या किया, बांध दिया। अब मुझे पता है कि हर एक कोऑर्डिनर क्या बेटा, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मैंने सिखाया। ये 4 नंबर की वैलेंसी, 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन ये रहा। इस कार्बन में बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, CH2OH, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ये 5 नंबर कार्बन है। अब मैं इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने जा रहा हूं। कार्बन नंबर 4, नंबर 4 कार्बन के ऊपर लगा हुआ बेटा क्या, OH, तो नीचे क्या लगा दूं बेटा मैं, H। इस पूरी लाइन में क्या चिपका दूं बेटा मैं, H H H। बाकी खाली जगह क्या चिपका दूं बेटा मैं, OH OH OH। कौन सी शुगर बन गई, पेंटोज शुगर। नाम क्या है बेटा इस शुगर का, राइबोज शुगर। क्या मैं इस शुगर का फॉर्मूला लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, आप चेक कर सकते हो उसका, C5H10O5 बेटा इस शुगर का फॉर्मूला है, इसलिए इसको अपन पेंटोज शुगर बोलते हैं। स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात समझ में आई? हाँ, ये पूरी शुगर जो है बेटा इस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। और एक बात और याद रखनी है, ये जो राइबोज शुगर है बेटा, ये राइबोज शुगर मिलती है हमें राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड की शुगर है, मतलब है किसकी शुगर है बेटा, ये आरएनए की शुगर है। तो सर डीएनए की शुगर कहां है, तो डीएनए की शुगर बनाते हैं। चलो डीएनए की शुगर तो इससे भी सिंपल है। कैसे सिंपल है, बना के दिखाओ, चलो दिखाते हैं। मैं यहाँ पे इस शुगर से बेटा मैं डीएनए की शुगर बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसी ही रिंग दोबारा से बनानी है जो मुझे बनानी आ गई है। चलो बिना देखे बना दो। इधर क्या बनाया बेटा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन के पंख फैल रहे थे, दोनों पंखों को मैंने पकड़ा और मैंने नीचे से बांध दिया। ये रिंग बन गई कौन सी, फ्यूरान रिंग। चलो इसके कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। मैंने 5 नंबर कार्बन बेटा यहाँ पे रखना है, ये मैंने 5 नंबर कार्बन यहाँ पे रख दिया। क्या बात समझ में आई? अब देखो ये 4 नंबर कार्बन जो बेटा था ना, 1 2 3 4 5, ये 4 नंबर कार्बन के ऊपर क्या था, OH। नीचे क्या लगा दूं, H। इस पूरी लाइन में क्या चिपका दूं, H H H H, ये H ये H ये H। अब रिमेनिंग जगह क्या लगा दूं मैं, OH
OH OH। सर ये तो आपने सेम शुगर बना दी। कौन सी शुगर? राइबोस शुगर। हमें क्या बनाना था? डीएनए की शुगर। कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाना है। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसे बनती है? एक सिंपल सी बात सुनो। आपने एक नाम तो सुना होगा, बहुत सिंपल नाम है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन, हाइड्रो यानी वाटर होता है। क्या होता है बेटा? हाइड्रो यानी वाटर, हाइड्रो वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बोलते हैं अपन कि बॉडी में पानी की कमी हो गई। तो अगर 13% से ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमारी इमीडिएट डेथ हो सकती है। इसलिए डी का मतलब होता है बाहर निकलना और हाइड्रो यानी वाटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस किसी वर्ड के आगे डी लिखा हुआ हो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? डी मतलब वो बाहर निकल रहा है। इसमें मैं एक नया वर्ड लिख रहा हूं, मैं यहां पे एक बेटा नया नाम लिख रहा हूं, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी शुगर। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? राइबोज तो मुझे पता ही है, मैंने यहां पे आगे क्या लगा दिया इसके? डीऑक्सी। बी यानी क्या होता है बेटा? बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना? ऑक्सीजन का बाहर निकलना। इसमें से किसी एक ऑक्सीजन को बाहर लात मार के बाहर फेंक देते हैं, क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। देखो अगर मैं बोलूं बेटा ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 नंबर कार्बन है, अगर 5th नंबर कार्बन तक ये पूरी चेन मेंटेन्ड है तो मैं इसके 2 नंबर सेकंड पोजीशन पे जो OH लिखा हुआ है उस OH को बेटा मैं यहां से हटाने वाला हूं। तो इस OH को जब मैं यहां से हटा देता हूं तो ये शुगर कैसी शुगर बन जाती है? ये शुगर बेटा बन जाती है, कौन सी शुगर बन जाती है? ये शुगर बन जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आपको याद रखना है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, चलो मुझे फॉर्मूला बता दो, क्योंकि आपने फॉर्मूला किसका बताया था? पहले आपने बताया था राइबोज शुगर का। अब किसका बताएंगे आप? मुझे बताएंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर का। बहुत सिंपल बात है, क्या लिख दूं मैं? C5H10O5 नहीं 4। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गई? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर समझ में आई? अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर समझ में आई तो ये बात भी याद रखनी बेटा, ये हमारे डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में मिलता है। कौन? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या आरएनए डीएनए की दोनों की शुगर समझ में आई? अगर समझ में आई तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं किसका स्ट्रक्चर, किसका फोटो पढ़ते हैं हम? इसका फोटो पढ़ते हैं। किसका? इसका फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनते जाना। फॉस्फेट ग्रुप बेटा क्या होता है? मैं यहां पे एक नाम लिख रहा हूं, फॉस्फोरिक एसिड। कई बार आपको बीच बीच में ये लगेगा सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी का टॉपिक है। मैंने यहां पे लिखा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला मुझे आता है, लिख देता हूं, H3PO4। ये क्या है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। एसिड क्या करता है? एसिड मीडियम में H+ आयन रिलीज करता है। लुईस की थ्योरी है, शायद मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लुईस की थ्योरी है जहां तक, जो भी मॉलिक्यूल मीडियम में H+ आयन रिलीज करता है उसे हम एसिड बोल देते हैं। चलो लिखते हैं, अगर ये फॉस्फोरिक एसिड बेटा, अगर ये फॉस्फोरिक एसिड मीडियम में H+ आयन रिलीज करता है तो इसे हम एसिड बोलेंगे। तो मैं इसका पहले आपको फोटो बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने बोला कि ये है हमारा फॉस्फोरस, इसे हमने बोला ये सेंट्रल एटम है। इसके सर पे बेटा 2 डंडे लगाए, इन दोनों डंडों के ऊपर एक ऑक्सीजन रख दिया, और इसके बाद में इसकी मैंने बेटा 3 टांग लगाई, ये मैंने 3 टांग लगा दी। तो मुझे पता चल गया है कि फॉस्फोरस कितने बॉन्ड में आता है। फॉस्फोरस बेटा बॉन्ड में आते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसका मतलब फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5 वैलेंसी मुझे पूरी कैसे करनी है? देखो फॉस्फोरस Bg फ्री, ऑक्सीजन 1 आया 4 में से, 3 ऑक्सीजन बाकी है, 3 ऑक्सीजन चिपका देता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बोलता है हम तो 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 बॉन्ड बनाते हैं तो अभी हाइड्रोजन भी तो फ्री है, हाइड्रोजन तो एक ही बनाता है। तो बोला तू एक काम कर, तू ऑक्सीजन के साथ में चला जा, OH OH OH। इस तरीके से किसकी फोटो तैयार हो गई? फॉस्फोरिक एसिड की फोटो तैयार हो गई। अब मैं इसका फॉस्फेट ग्रुप बना के तुम्हें दिखा देता हूं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप का जब भी नाम आए तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए। मुझे बताओ जब ये मीडियम में एक H+ आयन रिलीज करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या ऐसे नहीं हो जाएगा? H2PO4। अगर यहां से बेटा मैं एक H आयन रिलीज करा दूं तो मुझे बताओ H+ जो है वो बाहर निकल गया,
H प्लस यहां से बाहर निकल गया, पीछे क्या रह गया O माइनस, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? तो पहली बार जब हाइड्रोजन रिलीज किया तो H2PO4 माइनस 4 हो गया, ये H2PO4 माइनस 1 हो गया। उसके बाद में क्या लिख दूं बेटा मैं, अगर एक H प्लस आयन और रिलीज कर दिया तो क्या लिख दूं, HPO4 माइनस 2, क्योंकि यहां से भी तो H निकल गया तो यहां पे भी क्या आ गया, माइनस चार्ज। फिर अगर एक H प्लस और निकल गया तो क्या हो गया होगा, तो हो गया PO4 माइनस 3। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप का फोटो भी ऐसे ही बनता है, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे इसकी 3 टांगे, O माइनस O माइनस O माइनस, इसे अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बना दी है, कौन कौन सी, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप की स्ट्रक्चर बना दी, उससे पहले मैंने शुगर भी आपको सिखा दिया। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा, कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक का मैं नाम लिख रहा हूं सबसे पहले, उस टॉपिक का नाम सुनना ध्यान से, उस टॉपिक का नाम है नाइट्रोजीनस बेस। क्या नाम बेटा उसका, उसका नाम है नाइट्रोजीनस बेस। क्या नाम लिख दूं मैं, नाइट्रोजीनस बेस। ये नाइट्रोजीनस बेस हमें पढ़ना है। ये नाइट्रोजीनस बेस बेटा कैसा होता है, इसके बारे में हम जानकारी निकालते हैं कि ये कैसा होता है। चलो, ये मैंने यहां पे लिख दिया बेटा नाइट्रोजीनस बेस, ये मैंने यहां पे लिख दिया नाइट्रोजीनस, इसको ऊपर ओवरलैप करा देता हूं, ये क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजीनस बेस। अब ध्यान से सुनते जाना बात मेरी, कैसी बात, ऐसी बात, बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजीनस बेस के बारे में सुनते हैं। नाइट्रोजीनस बेस को बेटा में हमारे पास में 5 नाइट्रोजीनस बेस है, सॉरी। अब देखो, पहला है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ऐसे हमारे पास में कितने नाइट्रोजनस बेस है, 5 नाइट्रोजनस बेस है। 5 नाइट्रोजनस बेस को मैं क्या करता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, इसलिए मजा नहीं आता रहने में, तो क्या करते हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जब बेटा मैं नाइट्रोजनस बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो कुछ इस तरीके से डिवीजन कर देता हूं। ध्यान से देखना कैसे डिवीजन कर दिया। मैंने एक को बोल दिया कि तुम्हारे ग्रुप का एक नाम रख देता हूं, मैं 2 ग्रुप बना देता हूं। एक ग्रुप का बेटा नाम है प्यूरीन, क्या नाम है, प्यूरीन। और एक ग्रुप का बेटा नाम क्या है, एक ग्रुप का नाम है पाइरीमिडीन। क्या नाम बेटा, पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन, प्यूरीन एंड पाइरीमिडीन। प्यूरीन और पाइरीमिडीन जो है, तो देखो यहां पे जब मैंने 2 ग्रुप बनाया तो एक ग्रुप का नाम है थोड़ा लिखने में छोटा है, क्या नाम है, प्यूरीन। प्यूरीन जो छोटा है तो उसको इन 5 लोगों में से मैंने 2 लोग दे दिए। कौन कौन से, एक बेटा मैंने दिया ए और दूसरा मैंने दिया जी, ए और जी, ए जी ओ जी। उसके बाद में पाइरीमिडीन में रिमेनिंग जितने भी लोग थे उनको मैंने यहां पे रख दिया, तो मैंने यहां पे रख दिया सी, यू और टी। 3 लोग इधर, 2 लोग इधर। किसको मैंने डिवाइड किया, नाइट्रोजनस बेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं बोलता हूं ये प्यूरीन क्या होता है, एडेनिन क्या होता है, गुआनिन क्या होता है। ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हम बेटा बनाना सीखते हैं क्या, प्यूरीन बनाना सीखते हैं। ध्यान से स्ट्रक्चर को सुनते जाना, मैं नई स्लाइड पे बना रहा हूं। प्यूरीन, प्यूरीन कैसे दिखता है, ध्यान से सुनो, प्यूरीन कैसे दिखता है। प्यूरीन की फोटो बना रहा हूं, यहीं पे सिखा दूंगा मैं प्यूरीन कैसे दिखता है। देखो, प्यूरीन का फोटो अगर मैं बनाना सिखाना चाहता हूं तो मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, क्या आपने जीवन में कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। अगर बेंजीन बेटा आपको बनाना आता है तो ये नाइट्रोजनस बेस पूरा आ जाएगा। ध्यान से सुनता रहना, ये है बेंजीन। अगर बेंजीन बनाना आया तो मतलब जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो सब समझ में आ जाएगा। देखो, बेंजीन जो होती है बेटा, उसमें हम लगाते हैं खूब सारे कार्बन, खूब सारे क्या लगाते हैं, कार्बन। लेकिन यहाँ पे खूब सारे कार्बन नहीं लगाने, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लगाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये कार्बन, फिर लिख रहा हूँ कार्बन, फिर लिख रहा हूँ कार्बन। अगर मैं बेंजीन बनाता तो यहाँ पे कार्बन 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 और 6 कार्बन की एक चेन बना देता। वो रिंग को मैं साइक्लोहेक्सेन बोलता हूँ, और बीच में डबल बॉन्ड रेंडमली लगा देता हूँ, तो उसे अपन बेंजीन बोल देते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन लिखा। 3 कार्बन लिखने के बाद में मुझे अब कभी भी जीवन में कार्बन रिपीट नहीं करना है इस रिंग को बनाने में, तो मैंने यहाँ पे 3 कार्बन लिखने के बाद में क्या लिख दिया, नया यहाँ पे लिख दिया मैंने नाइट्रोजन। और
इस रिंग में मुझे नाइट्रोजन भी दोबारा से रिपीट नहीं करना है, तो मुझे कार्बन 3 कार्बन लिखने के बाद में रिपीट नहीं करना है, और फिर नाइट्रोजन लिखने के बाद में नाइट्रोजन को भी दोबारा से रिपीट नहीं करना है। नाइट्रोजन को रिपीट नहीं कर सकता हूं तो मैं फिर से कार्बन रिपीट कर देता हूं, मतलब कार्बन लिख देता हूं, और इधर में कार्बन को रिपीट नहीं कर सकता, इधर से भी कार्बन को रिपीट नहीं कर सकता, तो मैं क्या लिख दूं बेटा, नाइट्रोजन लिख दूं। क्या इतनी सी बात समझ में आई? बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? तो बात तुम्हें बेटा समझ में थोड़ी सी कम आई, तो दोबारा से समझा देते हैं। चलो, अगर मैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो मुझे ऐसी स्ट्रक्चर बनानी, कैसे, कार्बन मैंने कितने लिखने हैं, 3 कार्बन लिखने हैं कंटिन्यूअसली, उसके बाद में मुझे कार्बन रिपीट नहीं करना है, और मेरे को पूरी रिंग जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन से बनाना है। कार्बन मुझे 3 बार लिख दिया, अब मैं नाइट्रोजन लिखूंगा, कार्बन रिपीट नहीं करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन। इधर मैं फिर से नाइट्रोजन भी रिपीट नहीं करूंगा तो क्या लिख दूं, कार्बन। इधर मैं कार्बन रिपीट नहीं कर सकता, क्या लिख दूं, नाइट्रोजन। ये रिंग बनकर तैयार हो गई। अब मैं इस रिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया नाइट्रोजन, क्योंकि मैं कार्बन के बाद में कार्बन रिपीट नहीं कर सकता। और अब मैं इस रिंग को वापस क्लोज करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा मैंने, कार्बन। ये रिंग बन के जो तैयार हुई है ना, ये रिंग इस प्यूरिन का बेस है। ये रिंग बनाना आपको आई कि नहीं आई? अगर आपको आई तो मुझे एक बार बिना देख के बनाना सिखा दो। कैसे सिखाएंगे बेटा आप मेरे को? ऐसे सिखा देंगे, कार्बन कार्बन, सर मुझे 3 बार लिखना है, फिर मैं बेटा यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा मैं, कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन रिपीट नहीं कर सकता, और यहाँ पे क्या लिख दूं बेटा मैं, नाइट्रोजन। और ये रिंग बनकर तैयार हुई कि नहीं हुई? हुई। इसके बाद में बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन। रिंग को अभी मुझे एक्सपांड करना है, और उसके बाद में मुझे रिंग को वापस क्लोज कर देना है, तो मुझे इस तरीके से रिंग बनकर तैयार हो गई। अब मैं इस रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाऊंगा। कैसे लगाता हूं? डबल बॉन्ड लगाना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूं यहाँ पे, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा रहा हूं। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद में मुझे डबल बॉन्ड यहां नहीं लगाना है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड लगाऊंगा। पहली बात तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो कि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती। दूसरी बात, मान लेता हूं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना भी हो, तो भी क्या होगा बेटा, तो भी इसमें इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180, और 180 पे रिंग टूट जाएगी। इसलिए मैं कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड नहीं लगाऊंगा, मैं रैंडमली डबल बॉन्ड लगाऊंगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड लग गया तो यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, और फिर कंटिन्यूअसली मैं डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता। क्या इतनी बात समझ में आई? ये रिंग किसकी बनाई मैंने, प्यूरिन के, क्योंकि प्यूरिन इन दोनों का बेस है, किसका, एडेनिन और ग्वानिन का। तो चलो, अब मैं इस रिंग में नंबरिंग करता हूं, नंबरिंग कर देता हूं। चलो, इसमें बेटा मैं नंबरिंग जब करता हूं तो मैं नंबरिंग कर रहा हूं यहां से, मैं इस नाइट्रोजन से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने लोग हैं इसमें, 9 लोग हैं इस रिंग में। कितने लोग हैं बेटा, 9 लोग। मैंने नंबरिंग कहां से शुरू करी, इस नाइट्रोजन से। याद रखना है, इसी नाइट्रोजन से नंबरिंग शुरू करनी जब मैं प्यूरिन बना रहा होता हूं। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देता हूं। क्या समझा रहा हूं मैं, प्यूरिन स्ट्रक्चर मुझे बनानी आ गई। कैसे बेटा, एक मैंने स्ट्रक्चर बनाई तो ऐसे बनाया, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे क्या लिखा बेटा मैंने, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कार्बन, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा मैंने, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या लिखा, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या लिखा, कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन। इसके बाद में मैं डबल बॉन्ड लगाना चाह रहा हूं, तो ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये क्या बन गया, प्यूरिन। नंबरिंग कहां से करूंगा बेटा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 लोग हैं इस रिंग में। अब प्यूरिन बन के तैयार। सबसे पहले मैं बेटा बनाने जा रहा हूं क्या, एडिनिन। क्या बना रहा हूं मैं, एडिनिन। एडिनिन का मुझे एक नाम याद है, बहुत सिंपल नाम है, सुनते जाना, आपको भी याद हो जाएगा। एडिनिन का बेटा बहुत सिंपल नाम है, 6 एमाइनो। क्या नाम लिख रहा हूं मैं, 6 एमाइनो प्यूरिन। क्या नाम लिखा बेटा मैंने, 6 एमाइनो प्यूरिन। बस मुझे प्यूरिन बनाना आता है, और मुझे 6 नंबर पे क्या चिपका देना है, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप में यहां पे लिख देता हूं, इसे हम बेटा अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। इसे क्या बोलूंगा बेटा मैं, NH2 को क्या बोलूंगा मैं, अमाइनो ग्रुप। तो मुझे प्यूरिन बनाना आता है, मुझे 6 नंबर पे क्या चिपका देना है, अमाइनो ग्रुप। चलो बना देता हूं। ये रहा रिंग, नंबरिंग यहां से रही। क्या चिपकाना मुझे 6 नंबर पे, अमाइनो ग्रुप। कौन सा है 6 नंबर, ये रहा। क्या चिपका दूं यहां, अमाइनो ग्रुप। ये रहा, ये अमाइनो ग्रुप मैंने यहां पे चिपका है।
अमाइनो ग्रुप चिपकाते ही एक केस हो गया। क्या केस हुआ बेटा? केस ये हुआ कि इस कार्बन की जो वैलेंसी थी वो हो गई कंप्लीट, और कंप्लीट होते ही ये कार्बन तो सैचुरेट हो गया। जिस कार्बन की वैलेंसी आपको इनकम्प्लीट दिख रही है उसको आप हाइड्रोजन से फिलअप कर देंगे। अब इसका मैं नाम क्या लिख दूं बेटा? इसका नाम मैंने लिख दिया क्या? एडेनिन। नाम क्या है? 6 अमाइनो प्यूरिन। ये क्या होता है? एडेनिन होता है। क्या बात समझ में? दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है ग्वानिन। क्या नाम बेटा इसका? ग्वानिन। क्योंकि प्यूरिन में 2 लोग होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ग्वानिन का भी बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। चलो बनाते हैं दोबारा से। क्या? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि मुझे रिपीट नहीं करना है। फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन। डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाते जा रहा हूं, ऐसे डबल बॉन्ड लगा दे। नंबरिंग मुझे याद है, यहां से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब सुनो, ग्वानिन का एक नाम याद रखना तुम्हें। जैसे एडेनिन का आपने नाम याद रखा, 6 अमाइनो प्यूरिन को क्या बोलते हैं? एडेनिन बोलते हैं। फोटो आपको ये याद रख लेनी है। 6 नंबर पे अमाइनो ग्रुप लगाते क्या बन गया?